स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल इंदौर का नाम यहाँ के रहवासियों के शानदार विजन को स्थापित करता है। यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी इंदौर की प्रतिभाओं ने गौरव के क्षण प्रदान किए हैं। ऐसी ही एक प्रतिभा अंजलि श्रोत्रिय ने अपने शहर के साथ अपना नाम यूपीएससी के सफल छात्रों में दर्ज करवाकर अपने माता पिता परिजनों को गर्व का सुखद एहसास करवाया है। अथक परिश्रम से लगातार प्रयास करके अंजलि ने यूपीएससी एग्जाम में देश में 44वां स्थान प्राप्त किया है। अंजलि खुश है, अपनी बहन वर्णिका के साथ अपनी सफलता की खुशियों को बांट रही है। अपनी दादी के जीवन से संस्कार लेकर शिक्षिका मां विजया श्रोत्रिय एवं बैंक में कार्यरत अपने पिता अनिल श्रोत्रिय से धैर्य के साथ आगे बढ़ने की सीख लेकर अपनी प्रतिभा को अंजलि ने तराशा। वहीं बहन वर्णिका ने हर समय साथ रहकर अंजलि का हौसला कभी कम नहीं होने दिया। अंजलि श्रोत्रिय अब देश की सबसे सम्मानित सिविल सर्विसेज के लिए तैयार है। चलिए कुछ बातें करते हैं उन नौजवानों को ध्यान में रखते हुए जो अपने जीवन में अंजलि जैसा ही कुछ शानदार करना चाहते हैं। आइए मिलते हैं अंजलि श्रोत्रिय से। और अंजलि श्रोत्रिय ने यूपीएससी के एग्जाम में शानदार सफलता अर्जित की है, जिसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब स्टडी की जाती है, जब तैयारी की जाती है, तो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भी हमको घेर लेती है। कई बार हमको एक डर सा, एक फियरनेस महसूस होती है कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और कई तरह से लोग भी आसपास बतला देते हैं कि ये कितनी कठिन है जी। विश्वास भी डगमगाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप बताइए कि वो जो नकारात्मक राक्षस थे उनका आप क्या कहना चाहेंगे जब आपने विजय प्राप्त कर ली है? सर, ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं यूपीएससी की परीक्षा में, मैं बोलूँगी, क्योंकि परीक्षा बहुत कठिन है अपने आप में। तो आपको बहुत बार लगेगा कि शायद मैं ये नहीं करती हूँ, और अपने दोस्तों को देखकर लगेगा जो बहुत आगे बढ़ गए होते हैं कि मैं कहाँ एक कमरे में पढ़ रही हूँ, ये होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि इसमें अनिश्चितता बहुत है। जी जी। बट मैं कहूँगी कि इन सब नकारात्मक चीज़ों के आने के बावजूद भी मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती थी, क्योंकि इसके दो मैं कारण बताना चाहूँगी। एक तो मेरे जो परिवार में जो मुझे सपोर्ट मिला है अपने माता पिता से, और मेरी जो बहन है उनसे, वो लोग बहुत पॉजिटिव रहते थे, बहुत सकारात्मक थे वो इस चीज़ को लेकर कि मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ और यूपीएससी में ज़रूर क्लियर करूँगी। तो उनका बहुत विश्वास था मेरे अंदर, और उसी विश्वास को मैं अपनी स्ट्रेंथ मानती हूँ, जिसने मुझे बहुत सहारा दिया है। और सर, कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को अपने अंदर इसलिए भी नहीं आने देती थी क्योंकि मैं इस फील्ड में इसी उद्देश्य से आई थी कि मुझे कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में करना है। यूपीएससी सिर्फ एक माध्यम है। अच्छा अच्छा। तो मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ ये एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं है, ये तो सिर्फ एक माध्यम है जिससे मैं आगे और बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ। तो ऐसी किसी भी बाधा को मुझे अपने रास्ते में नहीं आने देना था। मेरा ये बहुत दृढ़ निश्चय था। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया, और मैं बिल्कुल नहीं डगमगाई, हटी पीछे बिल्कुल भी नहीं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। आपने अभी बातों के दौरान कहा कि मैं यही बनना चाहती थी। मेरा सवाल यही है कि क्या आप बचपन से ही आईएएस बनना चाहती थी, और बनना चाहती थी तो क्यों, या किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के चलते आपने तय कर लिया कि मैं यही बनूंगी? पर्टिकुलर इंसिडेंट तो नहीं मैं पिन पॉइंट करूंगी जिसके कारण मैंने निश्चय किया। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेरे अंदर ये चीज़ आ गई कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा ही करनी है और आईएएस ही बनना है। और मैंने बहुत सारी सर इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ी हैं जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति के दृढ़ निश्चय ने पूरे समाज को बहुत आगे बढ़ा दिया। तो मुझे लगता था कि ऐसे पद पर अगर मेरा चयन होता है तो मैं भी वो सब चीज़ें कर सकती हूँ जो मैंने सोची हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि महिला सशक्तिकरण हो गया। एक महिला होने के नाते मैं ये बहुत मानती हूँ कि आज भी 21वीं सदी में हम आ गए हैं, बट हमारी महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो उनके लिए काम करना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि मैं सिविल सेवा के थ्रू आईएएस बन के मैं इन सब अपने सपनों को साकार कर पाऊंगी। अंजलि, आपने देखा होगा सिविल सेवा के थ्रू, क्योंकि आपके पास एक पावर होता है, अधिकार होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कराने का एक जो ज़रिया होता है वो आपके पास हर तरह से उपलब्ध होता है। और
समाज सेवी भी ये करते हैं, तो हमने देखा कि सब समाज से भी आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण का क्षेत्र हो या बड़े बड़े नाम है, नोबेल पुरस्कार की बात करें या हमारे देश की बात करें तो पद्म विभूषण की बात करें या पद्मश्री की बात करें, सबको कहीं ना कहीं अपने काम के दौरान IAS ऑफिसर से मिलना होता है। तो आप बताइए कि क्या ये भी ऐसा कुछ आपके सामने आया कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको मैं कैसे इनके साथ मिल के काम करूँगी, ये सपना भी आपका एक आदर्श सपना है? सर, जैसे आप बता रहे हैं कि जो NGOs होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुझे लगता है कि अगर हम समाज और देश के विकास की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सरकार और गवर्नमेंट का ही रोल नहीं बल्कि सबको मिलजुल के आना पड़ेगा, और उसमें NGOs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है और मैं ये मानती हूँ कि अगर मुझे भी ये मौका मिलेगा यहाँ कहीं भी काम करने का, तो बिना लोगों के सहारे के, सपोर्ट के, NGOs के आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो उन सबको साथ में लेकर चलते हुए ही स्वयंसेवी संस्थाएं हों, NGOs हों, या अभी जैसे स्टार्टअप की बात कर रहे हैं मोदी जी, और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट कई सेक्टर्स पे काम कर रही है, तो वो सभी में कहीं ना कहीं आम जन भागीदारी महत्वपूर्ण है। कई अधिकारियों के ऑफिसर्स तालाब बनाने की बात करते हैं तो तालाबों पे जाके खड़े भी होते हैं, तो ये आपको फील्ड वर्क भी करना होगा। जी सर, सर मुझे लगता है कि IAS में ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप ज़मीनी हकीकत पे आप रूबरू होते हैं। अभी तक हम सिर्फ पढ़ रहे थे वो चीज़ें, अब हम उनको देख भी पाएंगे। हाँ, क्योंकि सिर्फ थ्योरी तक अब सीमित नहीं है ना सब कुछ। जी, तो ये बहुत पावर है, बट इसके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमको निभाना है। और सेकेंडली सर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज सरकार भी मिशन कर्मयोगी लेकर आई है, जिसमें वो कर्म की बात कर रहे हैं, और वो कर्मयोगी वो आज के भावी IAS ऑफिसर्स में देख रहे हैं। तो हम रूल बेस्ड से रोल बेस्ड की तरफ जा रहे हैं। अब रूल्स को हमें फ्लेक्सिबल बनाना है और हमें रोल पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम एक एरिया के DM है तो वहाँ का रोल है हमारे लिए लोगों का विकास करना, और वो तभी संभव है जब हम उनसे जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, ना कि सिर्फ पॉलिसीज पेपर पर बनाएंगे। और आज जो मल्टीनेशनल कंपनी में भी आप कई अपने दोस्तों को जाते हुए देख रही हैं, उनकी जो अगर तनख्वाह की बात करें या उनके पैकेज की बात करें तो कहीं ज़्यादा एक IAS ऑफिसर तो भी देखता होगा तो कहीं ना कहीं उसको लगता होगा अरे ये क्या, करोड़ों का पैकेज, है ना। तो आपके घर में भी लोग होंगे इस तरह के, तो ये सब भी तो आपके सामने आता है। तो किस तरह से आपको लगता है कि ये अपना काम कर रहे हैं, ये भी ठीक है, और मैं अपना काम कर रही हूँ, ये भी ठीक है? मैं कहूँगी कि हर प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन होता है अगर हम उसमें अपनी ईमानदारी और इंटेग्रिटी के साथ हम काम कर रहे हैं। बिना इन MNCs के, बिना बाकी प्राइवेट सेक्टर के भी आगे बढ़ना मुश्किल है। और गवर्नमेंट सर्विस IAS और UPSC के थ्रू भी जो हम काम कर रहे हैं वो भी लोगों के लिए ही है। तो माध्यम भले ही अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर हमारा एम वही है कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, जैसे आपने बोला विश्व गुरु की तरफ बढ़ना है, तो दोनों अगर मिलके काम करें तो ये बिल्कुल संभव है। समाज के सभी टैलेंटेड युवा जिस मंच पे भी हों, उनके बीच में आपस में एक संवाद होना चाहिए, तो वो सब एक ही दिशा में जा सके। तो कोई ऐसा प्लान IAS ऑफिसर के पास है, कैसे वो इस सब टैलेंट को साथ में लेके जहाँ के DM बनेंगे चलेंगे? सर, मुझे लगता है एज अ DM आप बड़े पद पर होते हैं, बट वो तब तक आप पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें करना जब तक कि आप सबको साथ में ना लेकर चलें। तो डिफरेंट टैलेंट्स जी हाँ। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सबकी बातों को सुने। एक अच्छा स्पीकर तो होना ही पड़ता है, बट सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं। सबकी बातें सुनना चाहूँगी और सबके साथ संवाद करके कंसेंसस जो हम बोलते हैं कि एक मत रखना चाहूँगी। सर, मतभेद हो सकते हैं मगर कोई मनभेद ना हो किसी के भी मन में, उसको ध्यान में रखते हुए मैं फिर ही किसी चीज़ को आगे लेकर जाना चाहूँगी। क्योंकि आप देख रही हैं अंजलि कि इस वक्त तो हम YouTube पे या गूगल इंडस्ट्री पे देखते हैं एक बच्चा भी मुखर है, एक बच्चे से लेके बूढ़े तक की अगर हम बात करें तो आपको सबके सुनना है। तो एक IAS ऑफिसर को कितना सुकून मिलेगा एक छोटे से गांव के एक शानदार टैलेंट को ढूंढ के अगर आप दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देंगी। तो क्या ऐसा कुछ प्लान है कि ऐसे छोटे छोटे टैलेंट को भी मैं ढूंढूंगी? मैं बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं जहाँ पर भी रहूँगी मैं ऐसे लोगों से इन लोगों के पास जा सकूँगी, वहाँ पर मैं देख सकूँगी, और जो भी मुझे लगेगा जितना भी मेरी तरफ से सहायता हो पाएगी मैं करने की कोशिश करूँगी ताकि हम और आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि युवा और बच्चे जो हैं वही हमारे देश का आगे फ्यूचर है, तो यही आगे देश को लेके जाने वाले हैं। तो
इन्हीं पर हमें, इन्हीं के विकास पर सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया था शिक्षा पर, तो अगर हम एक शिक्षित समाज का विकास कर पाते हैं बहुत बचपन से, तो वही हमें हमारे देश को भी आगे लेकर जाएगा। तो ये मेरा केंद्र में तो देश ही ना। जी सर, बिल्कुल जी। तो ये राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना को लेके आप चलेंगे, और जनता भी और जो सब लोग हैं वो सब उम्मीद भरी दृष्टि से हर युवा आईएएस को देखते हैं। जी सर। तो आप आईएएस बनने में माता पिता के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ और बहन के साथ किस तरह से रिलेट करती हैं, सबको अगर मैं मांगूँ तो? सर मैं अपनी दादी से शुरू करना चाहूँगी। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रही हैं। वो हमेशा बहुत मुझसे उम्मीद उनको हमेशा थी, तो मैं उनकी ब्लेसिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। और मेरे माता पिता को हमेशा ये उनको कहीं ना कहीं विश्वास था कि मैं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करूँगी, तो मुझ पे कभी प्रेशर नहीं था किसी चीज़ का कि यही करना है या हो नहीं रहा है तो छोड़ देना है, ऐसा कभी मुझे कोई प्रेशर घर से रहा नहीं। अच्छा, मतलब लगातार आपको सतत प्रयास करते रहने में कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं थी। मुझे ये तक बोल दिया गया था कि अगर इसमें भी नहीं हो पाता है तो भी आगे बहुत हमारे पास चांसेस हैं, बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ एक जरिया है, तो इससे मैं कभी भी प्रेशराइज नहीं रही कि ये नहीं तो क्या। ये सबसे बड़ा वो जो मैंने एस्पिरेंट्स में देखा है, ये डर। तो ये डर से ऊपर जो उठ जाता है, फिर वो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मबल, आपका विल पावर, एक खुद का अपना, और एक डर रहता है। आपने देखा होगा आपकी बहन ने कितनी आपकी मदद की होगी जब कभी, क्योंकि कहते हैं ना बहुत अंतरंग बातें हैं, दिल की बातें हम कहाँ जाते हैं तो अपनी बहन से करते हैं या अपने भाई से करते हैं, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। आपके मन में कभी तो ये आया होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हुआ, आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक डर सा आया, जैसा कि आपने बोला मुझे डरने नहीं दिया, लेकिन आया तो होगा जी। और कौन सी ऐसी बात आई आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे जो वीक कर रही थी, जहाँ पर आपके सिस्टर ने फिर आपको संभाला और कहा कि नहीं हौसला बनाए रखो, या आपका हौसला बना दिया उनने? कोई एक आध इंसिडेंट के साथ आप बता सकती है, एक उदाहरण के साथ बता सकती है? सर मेरा मैंने जब पिछले साल 2020 में साक्षात्कार तक मैं पहुंची थी और मैं कुछ नंबर से रह गई थी, और नेक्स्ट मेरा जो एग्ज़ाम था वो 15 दिन में ही था। तो 15 दिन में फिर से सारी किताबें पढ़ना, वो जो जिसकी पढ़ाई हम 4-5 महीने पहले शुरू कर देते हैं, वो मुझे 15 दिन में पढ़ के एग्ज़ाम लिखना था नेक्स्ट। मैं हिम्मत हार चुकी थी तीसरे प्रयास में। मैंने बोल दिया था कि शायद मैं ये छोड़ दूंगी, अभी मैं इससे ब्रेक लेना चाहूँगी। तब मेरी सिस्टर को उस दिन नींद नहीं आई। वो 5 बजे उठी, उसने मेरे लिए सारी तैयारी करके रखी कि हम फिर से शुरुआत करेंगे, और उसके कोट्स उन्होंने बहुत मुझे मदद करी। वो हमेशा, मैं चंद पंक्तियाँ जो वो हमेशा मुझे बोलती थी सुना के, वो कहती थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है गिरती 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना उसे ना अखरता है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो जब वो ये सब बोलती थी तो मैं मेरे मन से एक कवि बोले या अमिताभ बच्चन बोले या फिर हरिवंश राय बच्चन की कविता हो, लेकिन इन सबसे ज़्यादा असर करती है अगर बहन बोले जी। क्योंकि कौन सी पंक्तियाँ कौन बोल रहा है, वो कितनी गहरी दिल में उतरेगी, ये समय की बात होती है। और आपको लगा कि वो पंक्तियाँ पे काम कर गई? जी सर, क्योंकि वो बहन ने बोली थी। बिल्कुल सर, जब मैंने देखा कि उसमें इतना विश्वास है मुझे लेकर, तो मुझे बस उस विश्वास पर खरा उतरना था। तो उसका साथ था, सबका विश्वास था, तो मैंने। चलिए इसी से अब आप एस्पिरेंट की तरफ चलते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आपके साथ तो बहन आ गई, बच्चों के साथ हो सकता है आप ही बहन बन जाएं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो उन्हें बताइए कि ऐसी कौन सी 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी या स्टडी करते समय। 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं, और यदि ये नहीं हो तो फिर उसको स्टडी करना ही नहीं चाहिए, बिना लाग लपेट के आप ये कह सकें। सर पहले तो मैं धैर्य का बहुत बड़ा सब्र धैर्य जी। मेरे बहुत टैलेंटेड फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन IIT IIM से पढ़े हुए हैं, 2 अटेम्प्ट्स के बाद वो छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा है। मैं कहूँगी कि अगर वो धैर्य और सब्र रखेंगे तो देर सवेर, जल्दी नहीं तो बाद में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है इसलिए
नहीं सर, इसमें टैलेंट का मैं लीडरशिप है, सर ये सब क्वालिटीज तो I सब think कुछ है। सब कुछ है, मगर सब्र नहीं है। सब्र नहीं है। सब्र बहुत ज़रूरी है, और एक आईएएस ऑफिसर होने के बाद भी आपको ये धैर्य रखना है। काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी। बहुत ठंडा दिमाग। जी सर। दूसरा सर दूसरा, मैं मेहनत का बहुत बड़ा रोल मानूंगी इसमें। कंसिस्टेंसी जो होती है, निरंतरता, जी हाँ, जी हाँ। तो हमें एक दिन नहीं बल्कि हमें कई सालों तक इसको बरकरार रखना है। रोज़ एक डिसिप्लिन्ड वे में हमें पढ़ना है। अनुशासन का बहुत बड़ा रोल है इस पढ़ाई में। ये सिर्फ एक साल की पढ़ाई नहीं है। कई बार हमें, जैसे मुझे 4 साल लग गए, तो वही सेम रूटीन फॉलो करना कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाता है। लगता है कि ये क्या है, रोज़ सुबह उठना, वही किताबें खोलना, पढ़ना। तो अनुशासन बहुत बहुत ज़रूरी है अगर सिविल सर्विसेज करना है तो। अनुशासन इन द सेंस पढ़ाई का जो टाइम टेबल से अनुशासन, या जीवन में स्वास्थ्य को लेके भी अनुशासन, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कितना समय हमारे लोगों के बीच में बिताना, इन सब बातों को लेकर? सर सब बातों का। मेरे लिए टाइम फिक्स रहता था कि मुझे कब अपने दोस्तों से बात करनी है, कब मुझे सोशल मीडिया या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या टीचर्स हैं उनसे कब बात करनी है, कब पढ़ाई का टाइम, हर चीज़ का एक टाइम फिक्स कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको फॉलो करना, फिक्स तो बहुत लोग कर लेते हैं, फिक्स तो बहुत लोग कर लेते हैं, बट उसे फॉलो हम 1-2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। तो वो भी फॉलो करना, उसको बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सर, तीसरा मैं बोलूँगी कि अपने आप में विश्वास रखना, कभी वो विश्वास नहीं खोना, और ये हमेशा याद रखना। ये प्रैक्टिस की बात है, अपने आप में विश्वास रखना। कई बार बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, बहुत माहिर व्यक्ति, बहुत जनरल नॉलेज है जिसके पास, लेकिन उसके पास खुद पे विश्वास नहीं है। वो विश्वास, ये है क्या चीज़, खुद पे विश्वास रखना? ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। मुझे कई बार लगता है मेरे को विश्वास है, कई बार लगता है मैं विश्वास मेरा भंग हो रहा है। सर कभी कभी उसमें ओवर कॉन्फिडेंस होने के भी चांसेस बन जाते हैं। जी सर। जी हाँ सर, एक तो मैं ये कहूँगी कि कभी ये ना भूले कि हमने कहाँ से शुरुआत की है। हमेशा वो ह्यूमिलिटी हमेशा अपने अंदर रखें। और सेकेंडली, हम क्यों इस प्रिपरेशन में आए थे, हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल जो हम सोच कर आए थे कि हमें देश के लिए और समाज के लिए क्या करना है। अगर मैं तो हमेशा वही याद करती थी और उससे अपने आप को हमेशा प्रेरित रखती थी कि कुछ भी हो जाए, जो मैंने सोचा है अपने जीवन में आगे 30 ईयर्स करने के लिए, इसके लिए मुझे पढ़ना है और अपने इस विश्वास को कभी ख़त्म नहीं होने देना है। तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहा है। 30 साल मतलब मैं उम्र के 30 साल तक कुछ करूंगी ऐसा? सर जब तक मैं सर्विस में हूँ उसके 30 साल तक जो भी मुझे करने के लिए दिया जाएगा अब, अच्छा, वो मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म विजन, जो मेरे लिए मोटिवेशन रहा है। मतलब हाँ, विजन बहुत लॉन्ग टर्म होना चाहिए। यस, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। स्टेप बाय स्टेप। तो ये वो बस एक पहली सीढ़ी है, आगे बहुत लंबी जर्नी है। तो यही मैं अपने अंदर विश्वास रखती थी कि मुझे आगे बहुत लंबा सफर तय करना है, तो हार तो माननी नहीं है। वाह, 2 बातें आती हैं। जनरल नॉलेज बहुत होना चाहिए। अब नॉलेज की तो कोई सीमा नहीं है, पढ़ते जाइए, जितना हो सकता है उतना नॉलेज, जितना भय उतना कम है कहते हैं हम। लेकिन एक चीज़ होती है, आप कितना ज़रूरी मानते हैं एक व्यक्ति में सक्सेस लाइफ के लिए, उसकी अवेयरनेस कैसी होना चाहिए? अवेयरनेस एक आईएएस ऑफिसर में, एडमिनिस्ट्रेटिव में अवेयरनेस का क्या महत्व है? छोटी छोटी बातों पे भी तीखी नज़र, और उससे बड़े बड़े फैसले भी हो जाते हैं फिर। आप मानती हैं इस बात को? तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगी सबको? सर मैं कहूँगी किताबी नॉलेज तो हम सबको पढ़ाई के दौरान हो जाता है और वो कभी ख़त्म भी नहीं होता है, वो तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बट अवेयरनेस जो होती है वो हमारी पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का पार्ट बन जाती है। अपने आसपास के समाज का, अपने आसपास जो लोग हैं, जो काम हो रहे हैं, उनके प्रति बहुत जागरूक रहना। हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, इनके प्रति जागरूक रहना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक आईएएस ऑफिसर के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैं कहूँगी सिर्फ बाहरी अवेयरनेस नहीं, अंदर से भी अवेयरनेस होती है, खुद को जानना, खुद को पहचानना। क्योंकि मीडिया भी इतना हाई हो गया है, और कब आपका फ़ोन कौन रिकॉर्ड कर रहा है, और डिजिटल पे कहाँ कुछ तरीके से तोड़ मरोड़ के, या फिर कभी कभी हंसी मजाक के क्षण भी हमारे लिए भारी पड़ जाते हैं। ये डिजिटल दुनिया जो आपके आमने सामने इर्द गिर्द छाएगी, जो पहले नहीं थी, तो अवेयरनेस तो और ज़्यादा, और अलर्टनेस भी उतनी ज़्यादा। जी सर। तो अब ये तो एक तरह का प्रेशर है बहुत बड़ा आपको, जिसको हैंडल करना, आप कैसे करेंगे? सर मैं कहूँगी कि डिजिटल माध्यम एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम लोगों तक और ज़्यादा पहुँच सकते हैं। आज मैं कई आईएएस ऑफिसर्स को फॉलो करती हूँ ट्विटर पर, और मैं देखती हूँ कि कैसे वो ट्विटर के माध्यम से आम जनता तक पहुँच रहे हैं। तो उसका एक सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। एट द सेम टाइम सर मैं कहूँगी कि एक आईएएस ऑफिसर को हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करना होता है, क्योंकि वो टीम लीडर होते हैं, और जो भी हमारे सरकार होती है उनको आगे दिखाना होता है, क्योंकि असली काम वे करते हैं। तो पर्दे के पीछे रहकर काम करना और उसका क्रेडिट ना लेना,
और बाकी लोगों को आगे बढ़ाना, ये काम होता है, सेल्फलेसली अपने समाज के लिए करना। तो बिना किसी प्रेशर के बस डिजिटल मीडिया का अच्छा यूज़ करना, ये मैं कहूँगी कि हमारी एम होना चाहिए। तो आपका ड्रीम क्या है? चलिए आखिर में बताइए कि खेती की बात करें या सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्षेत्र क्या है जिसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं भी रहूँगी तो ये तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा स्थायी, ये तो करूँगी सारे काम के अलावा भी, वो क्या है? सर मैं दो क्षेत्रों में बहुत रुचि से और बहुत अच्छे से काम करने की आशा रखती हूँ। एक जो मैंने मेंशन किया था महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला होने के नाते मैं चाहूँगी कि देश की महिलाओं को भी उतना ही हम चीज़ें दें जिसकी वो हकदार हैं। और सर दूसरा, मैं शिक्षा पर बहुत ज़्यादा अहम मानती हूँ, क्योंकि मेरी माताजी भी शिक्षा उससे जुड़ी हुई है, तो मुझे पता है कि शिक्षा का कितना महत्व है। शिक्षा तो वो है जो हमारा संपूर्ण विकास करे, व्यक्तित्व का विकास करे, सही गलत का हमें अंतर बताए, और जो हमें सेल्फलेस होना सिखाए, सेल्फिश होना ना सिखाए। तो ये शिक्षा का असली महत्व होता है। तो जिससे हम लोगों को देने की प्रेरणा रखें, वो शिक्षा असली शिक्षा है। नैतिक मूल्यों की जो हम बात करते हैं, वो शिक्षा मैं मानूंगी कि वो असली शिक्षा है। एक नैतिक मूल्यों की शिक्षा को लेके आप जरूर काम करना चाहेंगे और हर बच्चों के बीच में ये चीज़ फैले। अच्छा, अंत में एक संदेश दे दीजिए एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो आगे भी तैयारी करना चाहते हैं, जो भविष्य में बनना चाहते हैं। आपने अपनी पर्सनालिटी, अपनी पर्सोना सब पे बात कर ली, लेकिन आखिर में कोई बात छूट गई हो तो बताइए एक संदेश के तौर पर। मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं या जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं यही उन्हें कहना चाहूँगी कि यूपीएससी एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम अपने समाज और देश के लिए कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। इस पद पे सिर्फ पावर और उसकी जो पोस्ट है उसको देखकर आकर्षित होना अच्छी बात है, मगर ये ध्यान रखना कि इसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत सारा हार्डवर्क जुड़ा रहेगा। आगे की लाइफ ये सिर्फ एक पहली सीढ़ी है, ये अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है कुछ बहुत बड़ा करने की। तो इसी विश्वास के साथ अगर प्रिपरेशन की जाए और कभी हार नहीं मानने का जज्बा होना चाहिए मन में, तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और इसको कभी बीच में मत छोड़िए, जब तक आपका दिल कह रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब तक आप इसमें निरंतर प्रयास करते रहिए। आपका चुनाव ज़रूर होगा अगर आप ऑनेस्ट हैं तो। जी हाँ, मतलब दिल की गहराइयों से आवाज़ आती रहेगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तब तक आप आत्मा की आवाज़ सुनते रहिए। जी सर। जी हाँ, तो ये आपके बारे में थॉट्स हैं। अंजलि, आपको स्वर्णिम भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं। इंदौर का नाम रोशन किया है और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है, आगे आप देश का भी नाम रोशन करेंगी, अपने विज़न को लेकर चलेंगी। पुनः हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।